क्योंकि मेरे ख्याल में जो नौजवान लिखने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता है, वो नए नए तजर्बात उनके हमसे ज़्यादा होते हैं। आब हैवान जो पिया सोई ज़ुबान जाग उठी, वाह। रोगन ने लामिसा तर करता गया हर बुने मुँह। शहरयार साहब, मैंने अपनी पसंद की चुनीदा किताबों की लाइब्रेरी बनाई है और इसमें चूँकि मैं असातिज़ा को ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये शायरी के कुलियात हैं। उर्दू जो है वो सेफ़ हैंड्स में इसलिए है कि वो नौजवानों के हाथ में। हमारा अदब जो है उसके तराजुम नहीं होते। फिर उन्होंने मजीद अमजद से मुझे मिलाया, शायर लिख रहे हैं और वो एक रास्ता इन्होंने खोल दिया शायरों के लिए। उर्दू जो है उसकी बुनियाद ही चूँकि फ़ारसी है, तो फ़ारसी के जो असातिज़ा हैं वो हमारे असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं। क्या ऐसा है, ये अलबत्ता मेरी अपनी एक बात है कि क्या ऐसा था कि आपने सोचा कि आज की दुनिया में जो तौक़ीर या जो सताइश आप कह लें, जो पजीराई नावल को मिलती है वो शायद शायरी के हिस्से में नहीं आती, इसीलिए आप नावल की तरफ गए, या कुछ और है? नहीं, इसमें शहरयार साहब मैं असल में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं किसी पजीराई के लिए नहीं लिखता हूँ। मैं वो लिखता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। सही है। जब मेरा दिल चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है। सही है, बहुत अच्छी बात। मैंने मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी नज़मों में ख़ास तौर पे, नॉवेल्स में भी वो बातें लिखी हैं जो कि मेरा ख्याल है एक अदीब को लिखनी चाहिए। यानी सन 1978 से लेके अब तक 2023 जा रहा है, जितने भी वाक़यात हुए हैं जिसने दुनिया को हिलाया है, हमारे मुल्क को हिलाया है, हम लोगों को तकालीफ़ दी हैं, खुशियाँ दी हैं, वो सारा मैंने लिखा है। सही। मैं किसी के कहने पे नहीं लिखता। यानी ये मुझे खुशी इस बात की है कि ये एक ऐसा मैदान मुझे मिल गया है जिसमें मुकम्मल मेरी अमलदारी है, मेरी इजारादारी है। इसमें कोई शख्स जो है ना दाखिल होने की उसको इजाज़त नहीं है। जो मेरा दिल चाहता है मैं लिखता हूँ। जब मेरा दिल चाहता, जब मैंने नज़में लिखनी शुरू की तो लोगों ने कहा ये किस तरह की नज़में हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो यही आती हैं। अब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शायरी एक मजबूरी है, आप कह लेना, वो तो खुद ब खुद आपको लिखनी पड़ती है। आप कुछ नहीं, आप उससे तो आप नहीं बच सकते। नावल अब्बास साबिर साहब के बकौल अगर मैं शेर न लिखता तो मर गया होता। जी हो सकता। तो नावल्स जो हैं वो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया कि अचानक ख्याल आया तो लिख दिए। मैंने पजीराई के लिए नावल भी नहीं लिखे थे, ना मुझे पजीराई की कोई इतनी चाहत है, ना अदब जो है मेरे लिए रोज़गार है, ये मेरे ओढ़ना बिछोना है। मतलब मैं तो इसको इबादत की तरह समझता हूँ। ये मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मतलब मैं जब डॉक्टर नहीं था उस वक्त भी मैं शायर था, अब भी हूँ। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो अब भी हूँ। तो बुनियादी तौर पे तो मैं लिखा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि ये इस दुनियादारी में ये चूँकि मार्केटिंग और वो है ना, मेरा मार्केटिंग और इससे मेरा आप यकीन कीजिए कोई ताल्लुक़ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हल्का अब बहुत बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे नौजवानों ने मुझे पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा वो है। अभी आप देखें ना, आप कितनी मोहब्बत से ईरान से तशरीफ़ लाएँ। मेरे लिए आप यकीन कीजिए मेरी किताब छपती है नहीं छपती, कोई इसको पढ़ता है नहीं पढ़ता, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा काम लिखना है और मैं लिखता रहा हूँ और लिखता रहूँगा।
ये छपे ना छपे पजीराई हो या ना हो, मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं। बहुत अच्छी बात। वैसे मुझे मेरा ख्याल है कि हमारे हर अदीब को यही सोचना चाहिए कि जो एक साहब थे वो कहते थे कि जो अल्लाह की तरफ से आए आदमी वही लिखे। अल्लाह की तरफ से ये तो उसका एक और उसकी तारीफ़ है, लेकिन जो हमारा रिस्क है लिखने का, वो जैसे जिस सूरत में आए उसी सूरत में उसको लिखना चाहिए, बगैर इसके कि हम उसमें ज़हनी तौर पे या शऊरी तौर पे हम कोशिश करें। बहरहाल ये आपसे हम जैसे लोग जो हैं वो आप जैसे बुज़ुर्गों से ही सीखते रहते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। तो सर एक और सवाल मेरे जहन में है जी, ये शायरी और नावल दोनों के हवाले से कि आप इस वक्त यानी पाकिस्तानी अदब को आलमी सतह पे किस उस लेवल पे रखते हैं, किस सतह पे देखते हैं, और इसकी कितनी पजीराई है आलमी अदब में? चूँकि बहुत कम मैंने तराजिम देखे हैं पाकिस्तानी अदब के। अब तराजिम ना होने के कई असबाब हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता एक सूरत ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदब तख्लीक ना हो रहा हो, क्योंकि इसीलिए उसको पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन ये आप बेहतर बता सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा और बड़ा अहम सवाल किया, जो अक्सर मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। और अदबी मंजरनामे पे चूँकि आपकी भी माशाल्लाह नज़र है, आप आलमी सतह पे अदब को परखते हैं। देखिए शहरियार साहब, बात यह है कि इसमें तासुब की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहैसियत एक तालिब इल्म इस चीज़ पे आप मुकम्मल यकीन रखता हूँ कि हमारा जो अदब है, बर्रे सगीर का अदब जी, जो कि उर्दू अदब है और मुकामी ज़ुबानों का अदब भी उसमें शामिल है, यकीन उसमें ऐसे ऐसे मारकातुल आरा मार्के हुए हैं, ऐसी ऐसी शानदार तख्लीकात हुई हैं कि आप उसे किसी भी अदब के साथ रख के देख सकते हैं। ना सिर्फ ये कि देख सकते हैं, बल्कि अपने अदब पे रश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असातिज़ा को आप देख लें जी, ख़ास तौर पे 19वीं सदी के जो असातिज़ा हैं आप देख लें, पूरी की पूरी सदी वो तो एक कहकशां है जिनसे हम सीखते हैं। आप हमारे नावल्स, तो नावल्स की हमारी जो है वो ज़रा तारीख़ इतनी लंबी नहीं है अभी, लेकिन अब उसने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। अफसाना आप हमारा कहानी देख लें जी जी, यानी आप नज़ीर अहमद साहब से शुरू होकर मुंशी प्रेमचंद से और अब तक आ जाएं, नसर हो या नज़्म हो, हमारा अदब नहायत शानदार है। आप दुनिया के किसी भी अदब के साथ उसका मुआवजा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब उसकी तरवीज क्यों नहीं है, इशारा उसकी तरफ आपने कर दिया, ठीक है ना जी। हमारा अदब जो है उसके तराजुम नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लोगों तक वो नहीं पहुंचता। अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, उसमें रंजिशें पैदा हो जाती हैं। मसलन एक इलाके का अदब है जो हम तक आता है इंग्लिश में ट्रांसलेट होके, तो मैं तो जब उसको पढ़ता हूँ, हालांकि बड़े बड़े नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहता, तो मुझे तो वो बड़ा एक औसत दर्जे का अदब नज़र आता है। उससे बेहतर हमारे यहाँ पे लोग लिखते हैं, लेकिन वो चूँकि हमारा बाहर नहीं जाता है, इसलिए चुनाचे ये ज़रूरी है जो इदारे हैं इस काम के लिए हैं, जैसे एकेडमी ऑफ लेटर्स है या मुक्तदरा है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, उर्दू साइंस बोर्ड है, ये सारे इनका काम ये है जो उन्हें अपना काम करना चाहिए, जो काम उन्हें करना चाहिए वो कम होता है। तो हमारी जो तख्लीकात हैं, अगर उनकी ट्रांसलेशन होगी, उसके तराजम होंगे, सारी दुनिया में पहुंचेगी, तो फिर ही पता चलेगा ना, सही है, फिर ही मुआवजा लोग करेंगे। आप देख लें कि हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किताब छपती है, इंडिया में यही 50,000 किताब छपती है। जी जी, ठीक है ना।
ये फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ किताब महंगी है, हमारे यहाँ अदब की ओनरशिप नहीं है, ना हमारे यहाँ सरकारी ओनरशिप है ना प्राइवेट। हमारे आप चैनल्स देख लीजिए, बेहुदा बातें करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, कभी अदब की बात उन्होंने की है? कोई ओनरशिप नहीं है हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा की या अदब। बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई डॉक्टर साहब आपसे। अभी हमारे सवालात और भी हैं, लेकिन हमारे सामने जो आपकी खूबसूरत किताबें रखी हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें एक मुख्तसरन इनके बारे में बताइए। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत और बड़े सेहतमंद, तो इनके हवाले से थोड़ी सी हम चाहते हैं कि जी ज़रूर। शहरियार साहब, मेरे नज़्म के 5 मजमूए हैं जी और 2 नावल्स हैं। तो शहरियार साहब, पहला मजमुआ मेरा शफाफियाँ आया था, ये 1994 में आया था, और इसमें मेरी 94 में, हाँ 1994 में आया था। ये मेरे कॉलेज की नज़में इसमें ज़्यादा हैं। ये 1994 में छपा था। सही, यानी आपने नज़में 1978 से लिखना शुरू किया? जी ठीक, 94 में किताब आई है। जी हाँ। दूसरी किताब जो है ये हम आग चुराते हैं, ये 2002 में आई। इसका हमने जिक्र सुना था कोयटा में भी जी, और इसमें भी ये सारी नज़मों की किताबें हैं मेरी। ये 2012 में नज़्मनामा सही शाया हुई, और फिर ये 2020 में परियां उतरती हैं, और किताबों में 8 साल का फासला है। 2002 जी हाँ, वो 10 साल, एक में 8 साल का। और फिर ये 2022 में ये मुरम्मत कौन करता है, और इनके मुख्तलिफ एडिशन चलते रहते हैं। मसलन ये ज़ीनो, ये 2003 में शाया हुआ, इसके 6 एडिशन आ गए हैं, जिसमें स्वीडिश एडिशन भी है माशाल्लाह, और मुख्तलिफ तराजम वगैरह। तो सबसे ज़्यादा इसके एडिशन्स आए। और दूसरा नावल ये मुंदरी वाला, ये इसका आज के दिन, आज आपका आना बड़ा मुबारक हुआ, क्योंकि आज इसका एडिशन ताज़ा तरीन जो है वो तीसरा एडिशन वो शाया हो चुका है। जी खैर मुबारक। अच्छा, इसका तो मतलब क्या है सर, मुंदरी वाला? यानी मुंदरी वाला ये अ मैन विद ईयर रिंग, मुंदरी पंजाबी में कहते हैं। ये इसको छल्ले को भी कहते हैं और इसको भी मुंदरी कहते हैं। आप ये लफ्ज़ कोयटा वालों को बता सकते हैं। ये इत्तेफाक से एक हमारे बुजुर्ग से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे बेटे कोई ऐसा नावल, कोई ऐसा अदब कामयाब नहीं हो सकता जिसकी जड़ें उसकी अपनी ज़मीन में ना हो, और ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि तो ये हैं अपना 5 नज़्म की किताबें और 2 नावल्स। मैं बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आपकी पसंदीदा किताबें हैं, ज़ाहिर है आपकी लाइब्रेरी सारी ये तो नहीं होगी, लेकिन जो चुनिंदा किताबें हैं आपकी वो मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी इसके बारे में बताएं, और मैं फिर 1-2 किताबों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये शहरियार साहब, मैंने अपनी पसंद की चुनिंदा किताबों की लाइब्रेरी बनाई है, और इसमें चूँकि मैं असातिज़ा को ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये शायरी के कुलियात हैं, और चूँकि हमारी शायरी की बुनियाद फ़ारसी है जी जी, तो ये फ़ारसी आप देखिए अपना मंतक़त तैर से शुरू होता है, मसनवी है मौलाना रूम की, हाफिज़ हैं, सादी हैं। तो ज़्यादा चूँकि मैं असातिज़ा को पढ़ता हूँ और बुनियाद वही है, तो हमारी उर्दू जो है उसकी बुनियाद ही चूँकि फ़ारसी है, तो फ़ारसी के जो असातिज़ा हैं वो हमारे असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं, यानी वो उस्तादुल असातिज़ा हैं। ये आप देख लें। इत्तेफाक से इसी की तरफ मैं आना चाह रहा था, आप खुद आए, गुलिस्तान सादी, बुस्तान सादी, मसनवी, हाफिज़, मंतिक़ुत तैर, क्या बात है जी जी। और उधर भी मैं देख रहा हूँ, मसलन आप बुनियादी तौर पे नज़्म के शायर हैं, लेकिन यहाँ पे कुलियात दाग, नासिर काज़मी, मीर तकी मीर, मोमिन, जिगर, सारे गज़ल के, यानी जो हमारी और ये नज़्म का भी अपना बाबा नज़्म नज़ीर जी हाँ यकीनन होंगे, लेकिन गज़ल की आपने जो गज़ल को जो इतनी मोहब्बत से पढ़ा जी, वो बुनियाद है। अच्छा, ये मसनवी, मौलवी, मानवी, और मैंने ख़ुद भी काजी सज्जाद हुसैन साहब के तराजिम देखे हैं, बड़े उम्दा हैं। तो फ़ारसी पे, यानी फ़ारसी के उर्दू पे जो असरात हैं उससे तो कम, यानी हमें इनकार नहीं हो सकता। मीर तकी मीर को देख लें, खुदाए सुखन गालिब को देख लें, इन्होंने फ़ारसी से जो इस्तिफ़ादे किए हैं, और
आपकी नज़म पे उसके क्या असरात हैं? आप क्या इस हवाले से क्या महसूस करते हैं कि फ़ारसी, आप फ़ारसी पढ़ रहे हैं तो यकीनन इसके असरात तो आपकी नज़म पे होंगे, यानी बहुत कुछ आपने यहाँ से जी हमारी तरह जब सीखते हैं तो ज़ाहिर है कि बड़े उनसे सीखते ही हैं। इसमें शहरियार साहब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमारी जो ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, लश्करी ज़ुबान, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फ़ारसी का है। फ़ारसी की बुनियाद के ऊपर हमारी ज़ुबान और हमारा अदब खड़ा हुआ है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। मसलन आप देखिए ना कि ये आब हयात ये जो है एक पूरा एक दस्तावेज़ है ना जी हाँ, इसमें मौलाना जो हैं वो उन्होंने तकरीबन 66 सफ़े का एक मज़मून लिखा है इसके शुरू में कि उर्दू ज़ुबान के बारे में, और उन्होंने जो है बुनियाद इसकी फ़ारसी में से तलाश की है। आप ये मुकदमा शेर व शायरी देख लें, ये भी इशारा फ़ारसी की तरफ ही जाता है। खुद हमारा कौमी तराना जो है वो सारे का सारा फ़ारसी का है। सही। तो इसी तरह आप देखें कि हमारा जितना भी क्लासिकल अदब है वो अमीर खुसरो से लेके और अब तक, और हमारी नज़म की इब्तदा भी मसलन नून मीम राशिद वो सारे का सारा फ़ारसी में। अजनबी नून मीम राशिद के यहाँ तो ईरान का लफ्ज़ भी है। और दिलचस्प बात ये है कि आप चूँकि ईरान में रहते हैं, आपके लहजे में तो हम नहीं बोल सकते फ़ारसी, लेकिन हम पढ़ते बड़ी आसानी से हैं, हमें पढ़ने की जो है ना आदत है। तो ये कहाँ से आपने? ये हाफिज़ से, अतार से, हाँ मतलब मौलाना रूम से, ये नज़ीरी, ये सारे शायर जो वहाँ के हैं, मतलब शाहनामा से, ये बातें वहाँ से आई हैं। मतलब मैंने सर एक और नुस्खा आपके यहाँ देखा, वो यहाँ रखा हुआ भी है, जी चाहता हूँ कि इसके हवाले से आप। हाँ ये देखें ना, ये एक तारीख़ी नुस्खा है, ये गुलिस्तान है जो कि नवल किशोर की प्रिंटिंग प्रेस में 1881 में छपी। क्या बात, ये कुदरती मुझे मिल गई। यहाँ पे बुस्तान दोनों हैं मेरे ख्याल, दोनों हैं, बुस्तान, ये बुस्तान है ये, लेकिन एक साहब जो है अल्लाह ताला उन पे अपना फजल करे जिन्होंने ये जिल्द कर बाइंडिंग करवा दी और ये महफूज होगी। ये तारीख़ी नुस्खा है, 1881 का है। तो ये मैं ढूंढता रहता हूँ, इस तरह की किताबें नवादरात मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी शायरी की बुनियाद फ़ारसी है, यानी उतनी अरबी भी नहीं है जितनी फ़ारसी। बाकी ज़ुबानें उसके संस्कृत भी उसके बाद में आती है, हिंदी भी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सारी ज़ुबानें बाद में आती हैं। मैं कोई परसेंटेज तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा हमारी उर्दू फ़ारसी है। सही। और हम फ़ारसी बड़े आराम से पढ़ते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग है। मैं अमूमन फ़ारसी का टेक्स्ट पढ़ता हूँ और साथ उर्दू का तर्जमा पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि ईरान में तो नहीं रहता आपकी तरह, लेकिन मेरे ख़्याल में उर्दू शायरी के लिए ज़रूरी है कि आपको फ़ारसी का इल्म हो। और ये इल्म कैसे होगा सर? फ़ारसी दोबारा कैसे लाई जा सकती है? अब तो वो चलन नहीं रहा। जैसे ख़ुद मुझसे पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने ऐसी खूबसूरत फ़ारसी शायरी कैसे की? मैंने कहा उस ज़माने में फ़ारसी पढ़ाते थे, वो फ़ारसी पढ़ते रहे। जी बिल्कुल, वो आए नहीं ईरान, लेकिन बोल शायद थे, लेकिन उनको फ़ारसी पढ़ाई जाती। वो तो खैर नाबिगा भी हैं, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में फ़ारसी एक बिल्कुल फ़ारसी पढ़ाना एक आम सी बात थी यहाँ पे। लेकिन अब मुद्दत से इसका चलन कम हो रहा है, तो इसको दोबारा रिवाइव कैसे किया जा सकता है? देखिए ना, हमारी नस्ल तक तो ये चीज़ चल रही थी। अब मुझे मेरी वालदा जो हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, इंग्लिश उन्हें बहुत कम आती थी, लेकिन फ़ारसी आती थी। मतलब बचपन में उन्होंने जो मुझे चीज़ें सुनाई हैं उनमें फ़ारसी की चीज़ें थीं, बहुत अच्छा। तो वो मुझे पढ़ाती थी और फ़ारसी की नज़में सुनाती थी, फ़ारसी के लतीफ़े सुनाती थी। क्या बात। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो कम होती गईं। पार्टीशन के बाद जो हैं ज़ुबानें मुसलमान और हिंदू हो गई, ठीक है ना जी। तो हमारी ज़ुबान में भी फ़र्क आ गया, यहाँ पे अरबी जो है वो ज़्यादा आ गई, फ़ारसी भी ज़्यादा आ गई। लेकिन अभी आप देख लें ज़बान इन्हितात का शिकार है, मतलब रोमन उर्दू आ गई है, मतलब लेवल यहाँ तक पहुँच गया है। फ़ारसी तो बहुत दूर की बात है। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी जामियात हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उन पे इस बुनियादी ज़ुबान पे जो है तवज्जो दी जाए।
जो ऑप्शनल ज़बानें सीखते हैं, जैसे हमारे बच्चे आजकल फ़्रेंच और ये सारी लैटिन और इस तरह की ज़ुबानें सीखने पे ज़्यादा ज़ोर है, चाइनीज़, तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़ारसी को तरजीह दें, क्योंकि ये फ़ारसी के बग़ैर उर्दू का तसव्वुर नहीं है, बल्कि उर्दू अदब का तो बिल्कुल ही तसव्वुर नहीं। तो ये हमारे तालीमी जो निज़ाम है उसको बनाने वाले जो लोग हैं, विज़र्ड्स, ये उनका काम है कि ये करें, और ये बहुत ज़रूरी है। और आपने बड़ी बुनियादी एक ज़रूरत की तरफ इशारा किया है। सर एक नई जगह आ गए हैं, खूबसूरत माहौल, खूबसूरत खुली ढुली जगह। आपके आने से माहौल अच्छा हो गया। बहुत अच्छे है। नहीं, मेरे आने से नहीं, आपकी मौजूदगी से वो है सब कुछ। हम तो पुराने ज़माने से आपसे सीखने वाले लोगों में हैं। आप नौजवानों को किस तरह देखते हैं, उनके लिए आपका मैसेज? फ़र्ज़ करें मैं सवाल इसको और तरह से पूछता हूँ कि आप जब लिखते हैं तो आप एक नौजवान लिखारी से आपकी क्या तवक्को होती है कि वो क्यों, कैसे लिखें और किन हालात में लिखें और क्या किस चीज़ पे फोकस करें? शहरयार साहब, मैं आपने शायद नोट किया हो, मैं ज़्यादा नौजवानों में उठता बैठता हूँ और वो मैं दानिस्ता करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो नौजवान लिखने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता है, वो नए नए तजर्बात उनके हमसे ज़्यादा होते हैं। जो पुराने लोग हैं वो रिजिड होते जाते हैं, दिन ब दिन जो है वो उन पे कुछ खब्ते अज़मत भी आता जाता है, कुछ वो अपने ककून्स में कैद होते चले जाते हैं, जबकि नए लिखने वाले जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद जैसे हवा होती है। मैं जब भी उनमें बैठता हूँ मैं सीखता हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि अगरचे उर्दू अदब जो है वो इन्हतात पज़ीर है, लेकिन इसके बावजूद आप यकीन कीजिए इतनी खूबसूरत नज़म लिखने वाले, गज़ल कहने वाले, अफ़साना लिखने वाले, नावल निगार ये आ रहे हैं, कहानीकार। अच्छा। तो इन लोगों के यहाँ रूह असर गूंजती है, इन लोगों के यहाँ जो जदीद हिस्सियात हैं, यानी कि मॉडर्न सेंसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो है। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, ये आने वाले जो वक्त है उसकी नब्ज़ को पहचानते हैं। मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नौजवानों में बैठूं, और मैं बैठता हूं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे सबसे ज़्यादा नौजवान पढ़ते हैं माशाल्लाह। मतलब मुझे नौजवानों ने पढ़ना शुरू कर दिया पिछले कोई 15-1 साल से। मैं उतना मुझे ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो हैं वो नहीं पढ़ते जितना कि नौजवान पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बुनियादी तौर पे नौजवानों में ही घूमता फिरता रहता हूँ और इनसे सीखता हूँ। जब भी मैं इनसे बात करता हूँ कोई नई बात सीखता हूँ। अच्छा, ये बड़ी बात होती है सर कि आप जैसा कोई सीनियर कहे कि मैं नौजवानों से सीखता हूँ, हालांकि हमारे सीनियर्स आमतौर से जो रवैया है वो ये है कि नौजवान मुझसे सीखते हैं। नहीं, वो गलत, उलट है, ये बिल्कुल उलट है। असल में देखें, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हमारे बहुत सारे जो सिक्का लिखने वाले हैं वो मुतालिया ख़त्म कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि रदीफ़ काफ़िया सीधा करना आ गया तो बस उनसे बड़ा गज़ल को कोई नहीं। सही है। आज़ाद नज़म का रिदम समझ आ गया तो वो नहीं, नसरी नज़म, उसके बाद वो पढ़ना बंद कर देते हैं। मैंने नौजवानों में ये देखा है कि ये लोग पढ़ते भी हैं, इनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, ये हर वक्त कोई ना कोई चीज़ तलाश करते रहते हैं, इनमें जुस्तजू है। तो ये मेरे ख़्याल में ये जो हमारे सीनियर लोग हैं उनसे कहीं बेहतर हैं, बल्कि यही बेहतर हैं। बहुत अच्छा जी। और इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली है। उर्दू जो है वो सेफ़ हैंड्स में इसलिए है कि वो नौजवानों के हाथ में। बहुत अच्छी बात। सर आपकी बातों से मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया। आज से कोई 16-17 साल 20 साल पहले की बात है। कासिम याकूब भाई हमारे सीनियर हैं, आप जानते हैं, आपके दोस्तों में भी हैं, नौजवान भी हैं, बड़े बड़े अच्छे तनकीद निगार, नक़ाद, शायर। वो एक पर्चा उन्होंने निकालना शुरू किया निक़ाद के नाम से।
अब उसमें हमारे एक मुश्तरका दोस्त थे अदा नदीम मरहूम, मैं उनका ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा था वो बच्चा, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उसके इंतकाल का घाव अभी तक मेरे दिल के ऊपर है, अल्लाह करी रहमत करे। तो खैर उसने वहाँ के जो राइटर शायर हैं उनसे 2 गज़लें ली कि निकात के लिए गज़लें भेज रहा हूँ। तो मैंने भी वो 2 गज़लें अपनी उनको दी और बाद में फिर अगले दिन या 2-3 दिन के बाद वो आया, उसने कहा कि शहरियार वो डॉक्टर वहीद अहमद साहब को आपकी गज़लें बड़ी अच्छी लगी हैं और कासिम याकूब ने रब्ता किया है कि आप और उनको शायरी भेजें। तो वहाँ पे मेरा एक गोशा शाया हुआ। तो ये आपकी जो बात है उसकी तायद में कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक नौजवान था, ताज़ा लिखने वाला था, लेकिन आपने ऐसी हौसला अफ़ज़ाई की। नहीं देखे ना कि आपसे उस वक्त तारुफ भी नहीं था, तो लेकिन आपका कलाम इस तरह का था कि वो दिल में उतरा। आपकी मोहब्बत है, आपकी शफ़क़त है। यह कलाम तो हम लोग लिखते रहते हैं, लेकिन तवज्जो देना उन पे। आप माशाल्लाह मज़ीद जो है शानदार लिख रहे हैं आप। ये देखें ना, ये तो नौजवानों की मैं बात कर रहा था। तो आप तशवीक़ कर रहे हैं ना, आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आपकी वजह से, आप जैसे बुज़ुर्गों की वजह से, मैं जिस माहौल में रहता हूँ सर, वहाँ पे लिखना, ख़ास तौर से गज़ल लिखना वो थोड़ा सा मुश्किल है, चूँकि वहाँ पे माहौल ही दूसरा है। तो गज़ल लिखने पर मुझे उकसाने वालों में हमारे सीनियर्स ही हैं, वो मोहब्बत से पेश आते हैं, तो हमें भी हौसला होता है। बहरहाल बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा, ऐसी मुझे खुशी है कि इस बीच अदा नदीम का भी एक जिक्र आया। हमारे एक और दोस्त थे दानियाल तरीर, वो भी आपकी नज़म के शायर थे, दानियाल तरीर मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे। ये बड़े प्यारे लोग थे, कोयटा में बड़े अच्छे अच्छे लोग थे और हैं। आपका इलाका बहुत ज़रख़ेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई सर आपके साथ, और मेरे जहन में और भी सवालात हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी तशनीगी बाकी रह जाए ताकि एक और मुलाकात का बहाना हो हमारे लिए, और आपकी एक दफ़ा फिर हम ज़ियारत करें, आपके पास आएँ और आपसे इस्तिफ़ादा करें। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक शायर का आप इंटरव्यू करें और उनका कलाम न सुने, ये तो फिर बद्दुआ भी लग सकती है शायर की। तो आपकी नज़म सुने बगैर तो हम नहीं जाएंगे, तो आप नज़म जो चाहें सुनाएं हमारे लिए। मैं पेश करता हूँ जी। आप जैसे खूबसूरत शायर को नज़म पेश करना तो खुशी की बात है। सलामत रहें। तो एक मैं नज़म आपको पेश कर देता हूँ, और इसमें भी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी ना, ये उसकी नज़म तायीद करती है कि हम किस तरह से फ़ारसी को बुनियाद बनाकर लिखते हैं। नादानिस्ता तौर पे, लाशऊरी तौर पे हमारे यहाँ फ़ारसी के अल्फाज तराकीब दर आती हैं। क्या बात। यानी फ़ारसी की बुनियाद पे हम अपनी शायरी की इमारत जो है उसको उस्तवार करते। सही। तो नज़म का उन्वान है, इसमें आप फ़ारसी के अल्फाज भी देखिएगा कि नज़म का उन्वान है घर से बाहर निकलने की तैयारी। घर से बाहर निकलने की तैयारी। और फिर रीढ़ की चूड़ी पे कसा कासाए सर। वाह। और फिर रीढ़ की चूड़ी पे कसा कासाए सर, कासाए चश्म में आंखें रख दी। वाह। हर बुने गोश में आवाज का बाला डाला। क्या बात, क्या बात। नाक का छेद किया कील मशामे जहां से। वाह। आब हैवान जो पिया सोई जुबान जाग उठी। वाह। रोगन ने लामिसा तर करता गया हर बुने मुंह। क्या बात, क्या बात। जिस्म को ढाल किया कपड़ों की दोहरी तह से। वाह वाह। पाँव में चर्म का चक्कर पहना। चर्म का चक्कर, क्या बात। कोट की जेब में चेहरे डाले। वाह। और हाथों पे लकीरें रख दी। क्या बात। फिर दरवाज़ात को अंदर की तरफ खोल दिया और घर के दरवाजे को बाहर की तरफ खोल। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी खिदमत में पेश कर। क्या बात। बहुत शुक्रिया। अंदर की तरफ खोल दिया, घर के दरवाजे को बाहर की तरफ। क्या बात। शेर सुनने की तशनीकी बाकी रह गई, बातों की तशनीकी बाकी रह गई, लेकिन वो दामन वक्त में गुंजाइश वाली बात भी है ज़ाहिर है कि, और ये भी है कि इंशाल्लाह आपसे इसी तरह मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी रहे। नहीं, आप खुश रहिए, सलामत रहें। बहुत ही लुत्फ़ आया और वक्त का एहसास ही नहीं हुआ।
हमें भेजा, आपकी गुफ्तगू सुन के हमें भी नहीं। बहुत ही अच्छा लगा आपका आना, इतनी दूर से तशरीफ़ लाना, और आज दिल की बातें हुई हैं। सलामत रहें सर। और आपको देख के बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। तो मैं नाज़रीन की तरफ जाता हूँ। नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई ख़ूबसूरत गुफ्तगू, मैं ख़ुद तो बड़ा महसूस हुआ, उम्मीद है कि आपको भी यकीनन उम्मीद है कि आपको यकीनन मज़ा आया होगा। वहीद साहब बोलते ही इतने अच्छे हैं, लिखते ही इतने अच्छे हैं कि इनकी गुफ्तगू और किसी को लुत्फ़ ना है ये तो हो नहीं सकता। बहरहाल इंशाअल्लाह एक और इंटरव्यू तक अपने मेज़बान अहमद शहरियार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।